हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की। और फर्स्ट पेपर की यूनिट 22, 23, 24 और 25 यानी कि 4 यूनिट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन चारों यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें जो यूनिट्स हैं 22, 23, 24 और 25 यानी कि 4 यूनिट्स हैं वो कवर करेंगे। और ये सभी इजी नोट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम रिवीजन है, एग्ज़ाम प्लानर रिवीजन है, क्या हम उसके भी वीडियो लेकर आएँ? अगर आप चाहते हैं कि जो प्लानर है बीएड सेकेंड ईयर की उसके भी जो है एरर्स हैं यानी जो गलतियां हैं उनको सुधारते हुए हम उसको भी डिस्कस करें, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम उसके भी वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें, ताकि जिससे आप सभी लोगों की हेल्प हो सके, आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा ये फर्स्ट पेपर की यूनिट 22 है। दिया है दूरस्थ शिक्षा एवं खुली शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। ये 22 यूनिट है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे सब्सक्राइब करें और उससे भी लाभ ले सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिया है कि दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? तो दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या भारत में? तो किस में हुई? इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा क्वालिटी है, प्रिंट नहीं आया सही से, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए जो हम कह रहे हैं ताकि इससे आप समझ सकें अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि पाठ्यक्रम परामर्श का संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से या धार्मिक शिक्षा से? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, दूरस्थ शिक्षा से, डिस्टेंस एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई? किस सन में की गई? ऑप्शन दिए 1982, 1985, 1987 या 1990 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1882 में की गई थी। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। और ये प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में ये स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किसके द्वारा? जी राम रेड्डी के द्वारा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जी राम रेड्डी के द्वारा जो है अगस्त 1982 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्या किया गया था? ये स्थापित किया गया था। और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? कि दूरस्थ शिक्षा वो होती है कि यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय किसके लिए उद्देश्य होता है? दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं जितने भी ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और दूर शिक्षा के क्षेत्र में अगर माना जाए तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा विश्वविद्यालय है वर्तमान में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, दूर शिक्षा के लिए? तो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में है मुख्यालय इसका। तो ये क्या है? वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। ये भी आप इसको ध्यान में रखना। और भारत का प्रथम या दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। और इस समय वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? इग्नू है। कौन सा है? इग्नू। आप इसको ध्यान रखिएगा, इग्नू है वर्तमान में। और जो है यहाँ पूछा गया कि प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई? तो 1982 में की गई थी। और किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे हैदराबाद में जी राम रेड्डी के द्वारा की गई थी। ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है कि व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से या दूरस्थ शिक्षा से? तो किससे है? दूरस्थ शिक्षा से। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि डॉक्टर पीएल किमकिमे तथा डॉक्टर केएस खिची ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए हैं? 10, 11, 12 या 13? तो कितने बताए हैं? ऑप्शन नंबर डी 13 सिद्धांत बताए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर दिया है कि विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद ICDE की स्थापना की है?
50 से अधिक देशों ने, 20 से अधिक देशों ने, 100 से अधिक देशों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने? 50 से अधिक देशों ने क्या है 50 से अधिक देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद यानी ICDE की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है? धार्मिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और यौन शिक्षा। तो कौन है? दूरस्थ शिक्षा क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर कि कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किन नामों से संबोधित किया है? मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा यानी करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, दूरस्थ अधिगम यानी डिस्टेंस लर्निंग, या उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? मुक्त शिक्षा के ही अलग अलग नाम है। ये सभी क्या है? अलग अलग नाम, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि कौन सी शिक्षा अधिगम का ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान से बंधी व्यवस्था है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और सीमाएं हैं। तो कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। तो कौन सी है? औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर दिया है कि कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन दिए हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है? जनसंख्या शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या नारी शिक्षा। तो कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर दिया है कि शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन से घटक यथास्थान होते हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त सभी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है? मुक्त शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का। तो दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका रूप है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त शिक्षा का एक रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप हमारा साथ दें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दिया है कि कौन सी शिक्षा विधिक शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विधिक भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अधिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा संप्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी शिक्षा में? औपचारिक शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, विद्यालय या धार्मिक शिक्षा में। तो किस में किया जाता है? दूरस्थ शिक्षा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? शिक्षक द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा, संचार माध्यमों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होती है? संचार माध्यमों द्वारा। दूरस्थ शिक्षा में लर्निंग की कैसे होती है? संचार माध्यमों द्वारा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली है? कक्षा शिक्षण प्रणाली, जन शिक्षण प्रणाली, मौखिक शिक्षण प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होती है? जन शिक्षण प्रणाली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है क्या? सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं। यह कथन है किसका है? मालकोम एडिसेशिया, होमबर्ग, रीव एडॉस या ओम्बस। तो किसका है? 17 का ऑप्शन नंबर ए मालकोम एडिसेशिया का है। ये कथन मालकोम एडिसेशिया का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यचर्या को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक इकाई को कहते हैं क्या? अध्ययन इकाई, पाठ इकाई, मॉड्यूल्स या उपरोक्त सभी। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी।
यानी कि अध्ययन इकाई, पाठ इकाई या मॉड्यूल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 19 नंबर की किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित हैं। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है। तो किसका है, किसकी रिपोर्ट में कहा गया है? शिक्षा आयोग 1964 से 66 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में। 19 का ऑप्शन नंबर ए शिक्षा आयोग 1964 से 66 में की रिपोर्ट में ये कहा गया है, ये लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर दिया है कि भविष्य में दूरस्थ शिक्षा यानी ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाएगा? किनका प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन या CMC तथा ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, लाइन डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। कैसी लर्निंग होगी भविष्य में? कंप्यूटर मैनेज सिस्टम तथा ईमेल द्वारा, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, लाइन डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर, ये भविष्य की क्या है? शिक्षा के जो है प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि आभासी शिक्षा है तो प्रायः आवश्यकता होती है। आभासी शिक्षा है तो प्रायः आवश्यकता होती है किसकी? पर्सनल कंप्यूटर की, इंटरनेट की, ए तथा बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आभासी शिक्षा के लिए हमें पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों की आवश्यकता होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो आभासी विश्वविद्यालय में हमें पढ़ने की स्वतंत्रता 24 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर दिया है कि वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की ऐसी वास्तविक संस्था है जिसका कानूनी प्रारूप है फिर आभासी है, फिर भी आभासी है? कैसा? यूके की, जर्मनी, भारत या अमेरिका? तो ऑप्शन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी जर्मनी की ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इग्नू स्थापित हुआ था, अभी हमने इग्नू की बात की कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है। तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, कौन है? तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय का है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। हमने पहले बात किया था कि हैदराबाद जो था पहले, उसी में तेलंगाना अलग कर दिया गया, तो उसमें ही क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय है, कौन है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, पुरुषोत्तम मुक्त विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, CSJM यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए, यानी कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में पड़ता है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना था सन, किस सन में बना था? यानी कि पहला हो गया राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये कब बना था? ऑप्शन में देखते हैं, दिया है कि 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2001 में। तो कब बना था? 1998 में। 1998 में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की प्रयागराज में स्थापना हुई थी या ये बना था। अगला है क्वेश्चन 28 नंबर दिया कि वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय है कहाँ? कर्नाटक में, राजस्थान में, ओडिशा में या केरल में? तो वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 29 नंबर दिया है कि यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है या अवस्थापित है कहाँ? गाजियाबाद में, पुणे में, भोपाल में या नासिक में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नासिक में। यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? नासिक में अवस्थित है, अवस्थापित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की NIOS का स्थापन हुआ था या NIOS की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? नवंबर 1988 में, नवंबर 1989 में, नवंबर 1990 में, नवंबर 1900 या दिसंबर 1991 में? तो NIOS की स्थापना कब हुई थी?
1989 में, यानी कि नवंबर 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय है दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या कटक में? तो कहाँ है? दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, दिल्ली में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय कहाँ आया था? आंध्र प्रदेश में, जिसे हम अपने भी बात की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। यही क्या था? प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार के हैं? 3, 4, 6 या 7 प्रकार के? तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। विश्व में विश्वविद्यालय कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किया था कुलकर्णी ने, इसाक पिटगैन ने, आर्मस्ट्रांग ने या डुसाग ने? तो पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम प्रारंभ किसने किया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसाक पिटगैन ने या पिटमैन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय है कहाँ है? दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या कटक में? तो कहाँ है? हमने अभी देखा, ऊपर पढ़ा है हमने, तो कहाँ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी इग्नू की बात की जा रही है कि इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? हमने अभी ऊपर देखा है, तो कब हुई इग्नू की स्थापना? 1985 में। 1985 में, 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37 क्वेश्चन नंबर है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या दिल्ली में? तो हमने अभी बात की, तो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, पहले इसको इलाहाबाद कहते थे। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ स्थापित है? कानपुर में, दिल्ली में, हरियाणा में या गोरखपुर में? तो इग्नू की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी कहाँ पर स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, सॉरी क्वेश्चन हो गया उस यूनिट से। अगली को यूनिट है दोस्तों 23 नंबर यूनिट है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और इस पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी, भारत में प्राचीन एवं मध्यकाल में तकनीकी शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था? नहीं, हाँ, जानकारी नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, यानी कि तकनीकी शिक्षा का व्यावसायिक विकास प्राचीन एवं मध्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी? हाँ, नहीं, ज्ञात नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो क्या उपेक्षा की गई थी? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर दिया है कि ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास तेजी से हुआ था? कोई विकास नहीं हुआ था, धीमी गति से हुआ, तीव्र गति से हुआ, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, कोई विकास नहीं हुआ, तकनीकी शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है?
ऑप्शंस दिए हैं कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल उपागम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम या उपरोक्त सभी। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर यह है कि किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यावहारिक तकनीकी भी कहते हैं, कठोर उपागम को, कोमल उपागम को, प्रणाली उपागम को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, कोमल उपागम को। किस प्रविधि को, कोमल उपागम प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यावहारिक तकनीकी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर है कि शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन है ए मिल्टन का, डेविस का, एल्विन का, या मैक मुरिन का। तो ये कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए मिल्टन का है। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमिक अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है। इनमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्यों व संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्वलन एवं मूल्यांकन निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 8 का सी, डेविस ने कहा है। किसने कहा है, डेविस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी की द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या विभक्त किया जा सकता है, शिक्षण तकनीकी में, अभिक्रमित अनुदेशन में, व्यवहारिक तकनीकी में, उपयुक्त तीनों में। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में विभक्त किया जा सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर है कि शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल है, कौन शामिल है, हर्बर्ट, हंट, डेविस तथा ब्रूनर, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है, शिक्षण तकनीकी प्रवृत्ति के प्रतिपादकों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी, 1830 में, 1832 में, 1833 में, 1835 में। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1850 में, 1852 में, 1835 में, 1854 में। तो कब हुई, 1854 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है, क्या है, पॉलीटेक्निक स्तर के विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डिप्लोमा स्तर के विद्यालय, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वीडियो कंप्लीट हो पाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए अगले वीडियो भी लाते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर दिया है कि कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया, 1854 में, 1855 में, 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। तो कब खोला गया, 1856 ईस्वी में खोला गया है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अवधि है 1800 से 1900, 1882 से 1880 से 1900, या 1882 से 1902 तक, 1900 से 1902 तक ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अवधि कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रुड़की, पूना, बम्बई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1880 में, 82 में, 88 में, या 1902 ईस्वी में। तो रुड़की, पूना, बम्बई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1902 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1870, 72, 74, 1876 ईस्वी में। तो कब हुई, 1874 ईस्वी में देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1921 ईस्वी तक कितने छात्र भारत में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कितने, 3000, 4000, 3863 या 4000 छात्र। तो कितने,
छात्र कर रहे थे? 3863 छात्र, यानी कि 3863 छात्र क्या कर रहे थे? भारत में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे 1921 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की, सन 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? 1921 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? 2, 3, 4 और 5। तो कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1921 तक कितने, ये 5 में से कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो भारत में थे। आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप सभी लोग। ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर दिया है कि 1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या थी 300, 400, 600 या 803। तो ऑप्शन नंबर इसका डी 803 थी। 1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 803 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना करने पर किसे योगदान देना चाहिए? केंद्रीय सरकार को, प्रांतीय सरकार को, स्थानीय सरकार को या उपरोक्त सभी? तो किसको देना चाहिए? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय संस्था को भी क्या करना चाहिए? योगदान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर से? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर है कि किस स्तर से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना चाहिए? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक स्तर से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन करने के लिए तैयार करना चाहिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि बालकों को तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक शिक्षा पर, मौखिक शिक्षा पर, प्रायोगिक शिक्षा पर या लिखित परीक्षा पर? तो किस पर होना चाहिए? प्रायोगिक परीक्षा पर, यानी कि प्रायोगिक शिक्षा पर क्या करना चाहिए? बालकों को तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि वह शिक्षा जिसे प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी शिक्षा कहलाती है? ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर, वह शिक्षा जिसको प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है, व्यावसायिक शिक्षा। ये ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है? विकास एवं समृद्धि, प्रगति का आधार, सृजन या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से बालक का कैसा विकास होता है? बहुमुखी विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या रचनात्मक विकास? तो कैसा विकास होता है? ए, बहुमुखी विकास होता है व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर दिया है कि भारत की विशाल मानस शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। यह कथन है, यह कथन किसका है? राज्य सरकार का, भारत सरकार का, स्थानीय संस्था का, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का है। भारत सरकार का कथन है कि भारत की विशाल मानस शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। ये भारत सरकार का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है? कौन करता है? ICSSR, AICTE, UGC, NCTE। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो है इसका बी, यानी कि AICTE प्रदान करता है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरोधचारिक या सामान्य शिक्षा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, अनौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? नियमित कक्षा शिक्षण की, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की,
दृश्य श्रव्य साधनों की या पाठ लेखन की। तो पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? नियमित कक्षा शिक्षण की। आप रेगुलर जो है क्लास की ज़रूरत नहीं होगी, आप रेगुलर क्लास लें, ये पत्राचार पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्न में से कौन सी डिवीज़न एनसीसी में नहीं है? एडल्ट डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न या गर्ल्स डिवीज़न? तो कौन सी नहीं है एनसीसी में? तो गर्ल्स डिवीज़न जो है एनसीसी में नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 33 दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1955 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, या 1 मार्च 1956 से 31 फरवरी 1961 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या समयकाल था कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं, अगली यूनिट है, यूनिट 24 है कि गुणों की वृद्धि में राष्ट्रीय एवं राजकीय अभिकरण, नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर इंचेंटमेंट ऑफ क्वालिटीज़, ये 24 नंबर यूनिट है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया? भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया? 1945 में, 40 में, 1950 या 1960 में? तो 24 नंबर यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1945 में। शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व 1945 में आया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 47 में, 1945 में, 1951 या 1956 में? तो भारत में मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या पीएन काटजू? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्य भी शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था? किस वर्ष? 1965, 1953, 1949 या 1950 ईस्वी? तो किस वर्ष सौंपा गया था? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर दिया है बी 1953 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों को सौंपे जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, शैक्षिक अनुसंधान विकास मंत्रालय, उपरोक्त कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय नाम दिया गया। किसका नाम? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय नाम दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कितने विभाग थे? 3 विभाग, 5 विभाग, 4 विभाग या 6 विभाग? तो कितने विभाग थे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के? तो ऑप्शन नंबर ए 3 विभाग थे। कितने? 3 विभाग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर है कि वर्ष 1957 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय थे। शिक्षा विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक शिक्षा विभाग, या ऑप्शन डी दिया है शिक्षा विभाग, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा विभाग एवं औद्योगिक शिक्षा वैज्ञानिक शोध विभाग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर दिया है कि शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर किस वर्ष पुनः शिक्षा विभाग कर दिया गया? 1963 में, 1964 में, 1971 में, 1969 में? तो किस वर्ष कर दिया गया? तो 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर दिया है कि किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया? तो किस वर्ष? 1966, 68, 71 या 1973 में? तो किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया? तो 1968। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय किया गया था? तो 1964, 1967, 1970 या 1971? तो 1971 में क्या किया गया था कि शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कर दिया गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया? किस वर्ष? 1985 में, 1984 में, 1986 में, 1990 में। तो किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1985 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव तथा विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं? नियोजन, संगठन एवं निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा अनुसंधान, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दिया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संगठन, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन, मानकों का निर्धारण एवं समन्वय, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची में आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या अवशिष्ट सूची। तो किस सूची में आती है? हमने इसके पहले वीडियोस जो में है उसमें बात किया था कि संविधान जो पहले क्या था कि पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, उसके बाद उसको परिवर्तित करके समवर्ती सूची में ला दिया गया। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों उस सूची के विषय पर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची क्या है? शिक्षा अब क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। इसका राइट आंसर है, यानी कि पहले राज्य सूची का विषय थी और फिर बदलकर इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि, कमजोर वर्गों संबंधी उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी क्या है? केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर दिया है कि वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या है कितनी है? 440, 480, 368 या 294। तो कितनी है? 480। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य हैं शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं परामर्श को एकत्रित करना, सूचनाओं तथा आंकड़ों को जांच करके केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के क्या कार्य हैं? उपरोक्त सभी कार्य हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिट 24 है, यानी कि फर्स्ट पेपर की 24 यूनिट है, ये भी कंप्लीट हो गई है। आइए इसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जो 25 नंबर है। 25 नंबर यूनिट है, उसका नाम दिया है कि राष्ट्रीय स्तर यानी कि NCERT, NCTE, NAAC यानी कि NAAC, ये नेशनल लेवल के संगठन हैं। तो आइए इसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? 16 अगस्त 1986, 17 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1996, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 17 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को, 2 अक्टूबर 1962 को, 16 अगस्त 1986 को, या इनमें से कोई नहीं। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं? 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कितने संगठक हैं? 5, 6, 8 या 10। कितने हैं? 8 संगठक हैं। कितने? 8 संगठक हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दिया है कि निम्न में एनसीटीई के कार्य हैं, निम्न में एनसीटीई के कार्य हैं कौन से? शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में यह केंद्र व प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना, शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना, देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी एनसीटीई के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, जयपुर या भुवनेश्वर। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय राजधानी में। अगला है कि नैक का गठन कब हुआ था? NAC का गठन कब हुआ था? 1992 में, 1994 में, 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, 1994 में नैक का गठन हुआ था। और नैक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ। तो नैक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। 8 का ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है कि नैक संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? 5, 7, 8 या 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, 8 क्या है? 8 सीढ़ी पर ग्रेड देता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दिया है कि नैक का मुख्य एजेंडा है। क्या है नैक का मुख्य एजेंडा? उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर है। यानी कि नैक का मुख्य एजेंडा क्या है? कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये नैक के मुख्य एजेंडा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई तथा मुंबई में। तो कहाँ है? नई दिल्ली में एनसीईआरटी का मुख्यालय है। एनसीईआरटी की किस प्रकार का संगठन है? संवैधानिक, स्वायत्तशासी, वैधानिक, बी व सी दोनों। तो कौन है? तो एक स्वायत्तशासी संगठन है, एक स्वायत्तशासी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 61 में, 1948 में, 1954 में या 1958 में। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई थी? नीपा, यूजीसी, एनसीईआरटी या उपयुक्त सभी। तो किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी क्या है? एनसीईआरटी में सदस्यता सभी को प्राप्त है। कौन कौन होंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होगा और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता। ये सभी क्या है? एनसीईआरटी में सदस्यता प्राप्त व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का कितना प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है? कितना प्रतिनिधि? 2, 1, 4, 3। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 होता है। एनसीईआरटी में 1 प्रतिनिधि होता है, प्रत्येक राज्य का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिया है कि एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? 8, 16, 13 और 12। तो कितने करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधि होता है? डीपा का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का तथा नीपा का। तो किसका होता है? एनसीईआरटी का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं? 15, 17, 14 और 11। तो कितने स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 17, यानी कि एनसीईआरटी के 17 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कि एनसीईआरटी की निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? अनुसंधान का, विकास का, प्रशिक्षण का या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, किस चीयर परियोजना किसने चलाया है? भारत सरकार ने, राज्यों की सरकार ने, योजना आयोग ने या एनसीईआरटी ने? तो किसने चलाया है चीयर परियोजना? तो ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी ने चीयर परियोजना चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर दिया है कि एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं? 22 ऑप्शन नंबर 1 2, बी है 4 और तथा 5, 9 तथा 10, बी से स्नातकोत्तर। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 4 तथा 5 के लिए क्या किए हैं? एनसीईआरटी ने शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर की, एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया है? बच्चों की, शिक्षकों की, 2 शिक्षक वाले स्कूल, उपयुक्त सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की स्थिति का अध्ययन कराया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? भारत सरकार, एनसीईआरटी, यूजीसी या राज्यों की सरकारें? तो राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज के लिए एनसीईआरटी परीक्षा आयोजित कराता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 25 नंबर कि निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? एनसीईआरटी, यूजीसी, नीपा तथा सीबीएसई। तो किस संस्थान का सदस्य? एनसीईआरटी का सदस्य क्या होता है? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है एनसीईआरटी का सदस्य। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर दिया है कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ईटीवी का कार्यक्रम तैयार किए हैं? हिंदी, किस भाषा में? हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती तथा ए व बी दोनों में तैयार किए हैं। तो किस में किए हैं? ए व बी दोनों में तैयार किए हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए व सी, ए व सी 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए व सी यानी कि हिंदी और गुजराती में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, एनसीईआरटी ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ईटीवी कार्यक्रम किए? 100, 70, 45, 160। तो 27 का ऑप्शन नंबर 20, 70 कितने शैक्षिक कार्यक्रम? 70 शैक्षिक कार्यक्रम किए हैं, ईटीवी कार्यक्रम किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर दिया है कि एनसीईआरटी निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? पाठ्य पुस्तक का, अभ्यास पुस्तक का, शिक्षकों के लिए गाइडें या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पाठ्य पुस्तक भी, अभ्यास पुस्तक भी और शिक्षकों के लिए गाइडें भी, इनका भी प्रकाशन एनसीईआरटी करती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस या उपयुक्त सभी? तो एनसीईआरटी उपयुक्त सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है, जिसमें इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली प्राइमरी शिक्षक जो किस भाषा में है पत्रिका? तो एनसीईआरटी पत्रिका प्रकाशित करता है प्राइमरी शिक्षक का, तो वो किस भाषा में है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तथा संस्कृत। तो किसमें है? हिंदी में है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। जो प्राइमरी शिक्षक के लिए पत्रिका एनसीईआरटी प्रकाशित करता है वो हिंदी भाषा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 31 दिया है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, प्राइमरी टीचर, जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी, जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन। कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है? प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, इंडियन एजुकेशन रिव्यू या उपयुक्त सभी? तो त्रैमासिक कौन सी पत्रिका है? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीईआरटी के कौन से विभाग वर्तमान में काम कर रहे हैं? शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षण विभाग या उपयुक्त सभी? तो एनसीईआरटी के कौन से विभाग? उपयुक्त सभी, यानी जिसमें शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षण विभाग भी शामिल हैं, सभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सामाजिक, दार्शनिक, तुलनात्मक या उपयुक्त सभी? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, यानी कि एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग
सामाजिक, दार्शनिक तथा तुलनात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने कवर किए हैं यूनिट 22, 23, 24 और 25। ये पेपर फर्स्ट का है। तो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की 22, 23, 24 और 25 यूनिट के चारों यूनिट के हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अब हम रिवीजन जो प्लानर रिवीजन है उसके वीडियो लेकर आएँ या नहीं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में अगली यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।